नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल ट्रिप पे मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में, जिनको हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। यानी कि इनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, यह पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, बल्कि यह क्या है, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी रेखाएं हैं जिनको हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं, या फिर हम लोग इसको अपने सुविधा के लिए इनको हम मान लेते हैं कि ये रेखाएं हमारे पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ बातें हमने आपके पिछली वीडियो में किया भी था, जिसमें हमने सौर परिवार के बारे में बताया था, जिसमें हमने पृथ्वी के भी बारे में बताया था। उसमें मैंने यह बताया था कि जो आपकी पृथ्वी है उसके ऊपर सूर्य से आने वाली किरणें कितने मिनट में पहुंचती हैं, या फिर यह जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। पृथ्वी की संरचना की बात किया जाए तो हमारी जो पृथ्वी की संरचना है उसकी संरचना जियोड की तरह है। जियोड का मतलब पृथ्वीनुमा, यानी कि पृथ्वी ही पृथ्वी की तरह है, यानी कि पृथ्वी के अलावा कोई और पृथ्वी की तरह नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते क्या है कि पृथ्वी जो है वो संतरे की तरह है, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो अंडे की तरह है। कुछ लोग अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह है कि जो आपकी पृथ्वी है वह ध्रुवों पर चपटी हुई है, और ध्रुवों पर चपटी हुई है और अपने मध्य भाग में वो फूली हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो संरचना होती है वह बिल्कुल जियोड की तरह हो जाती है। ठीक है, जियोड का मतलब होता है पृथ्वीनुमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज एज लाइक एज अ जियोड। यानी कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, तो पृथ्वी की संरचना किसकी तरह है, पृथ्वी की तरह है। ठीक है, यानी कि जियोड लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो आपकी दो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन काल्पनिक रेखाओं का कार्य होता है हमारे पृथ्वी का विभाजन। और यह हमारी पृथ्वी का विभाजन किस प्रकार से करती हैं, तो सबसे पहले अगर हम इस गोले को देखें तो यह गोला जो है वो इसके मध्य से एक रेखा गुजरी हुई है जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये हो जाता है आपका पूर्व का भाग, और ये जो होता है वो आपका पश्चिम का भाग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इस रेखा को कहें, यानी कि यह जो आपकी 0 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है, यह 0 डिग्री की रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि एक भाग जो है वो ऊपर का भाग आपका नॉर्थ हो जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। इसी के आधार पर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी कि आपको तो यह बात क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो बीच की रेखा है वह उत्तर और दक्षिण में बांटेगी, और ये जो आपकी बीच की रेखा है यह पूरब और पश्चिम में बांटेगी। ठीक है, तो उसके आधार पर जो हमारा भारत है वह बिल्कुल यही पर है। ठीक है, अब यहाँ पर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर से ये आपका भूमध्य रेखा और ये आपका 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर का इस बगल वाला भाग क्या है, पूरब है, इस वाला भाग क्या है, पश्चिम है। भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तर है, नीचे का भाग क्या है, दक्षिण है। तो हमारा भारत कर्क रेखा के पास में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, यानी कि हमारा भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ है, तो भारत कहाँ है, आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। और आपको पता भी होगा कि हमारे भारत से के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यह कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिस पर आपका रांची शहर स्थित है। इसके बारे में हम लोग भारत की संरचना के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अभी हम लोग अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इसी को बृहद वृत्त के भी नाम से जानते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका मध्य वाला भाग है यह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा फूलता है, जिसकी वजह से जो आपकी भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर बृहद्वृत्त के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग जो होता है वो आपका उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे का जो भाग होता है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके ऊपर जो कई प्रकार की आपकी रेखाएं खींची गई हैं, इन सभी रेखाओं को मिलाकर के अगर कुल कहा जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या जो होती है वो 180 होती है। ठीक है, लेकिन यह कुल अक्षांशों की रेखाएं हैं, यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या है आपकी 180। लेकिन यदि हम भूमध्य रेखा को भी अगर हम अक्षांश माने तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। यानी कि भूमध्य रेखा से इस दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर अगर हम कहें तो 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश जो है वो नीचे है, यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या आपकी 180 हो जाती है। अगर हम लोग बृहद्वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को भी अगर हम लें तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो +1 हो जाती है, यानी कि एक और जुड़ जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसी समय में अगर हमको अक्षांश निकालना हो तो उसमें से हम 180 में से नहीं बल्कि 181 में से घटाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ये हो जाता है कि यहाँ पर जो धीरे धीरे कई प्रकार की रेखाएं इनके बीच में खींची जाएंगी, तो उन सभी रेखाओं के बीच में अगर 2 अक्षांश रेखाएं हैं तो यहाँ पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की, जैसे यह बाकी कुछ अक्षांश रेखाएं अगर खींची जा रही हैं तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 111.13 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर अगर हम चलें तो 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा और 23.5 अंश उत्तर के वृत्त को कर्क वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी रेखाएं वृत्ताकार हैं, और जब वृत्ताकार है तो यहाँ पर 23.5 अंश उत्तर का जो वृत्त है उसे हम लोग कहते हैं कर्क वृत्त, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम 66.5 अंश उत्तर जाते हैं तो 66.5 अंश उत्तर की रेखा को हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा, और उस वृत्त को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाता है कि आर्कटिक वृत्त हो जाता है, और इसकी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगर हम नीचे आ जाएं तो 23.5 अंश दक्षिण को हम लोग कहते हैं मकर वृत्त, और उस रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 अंश दक्षिण को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, और उसके वृत्त को हम लोग कहते हैं क्या है, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर दोनों प्रकार का निर्धारण अलग अलग प्रकार की रेखाओं के द्वारा होता है, यानी कि अगर मौसम का परिवर्तन है, कटिबंधीय परिवर्तन है, तो मौसम का परिवर्तन या फिर कटिबंधीय परिवर्तन अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है, और अगर समय का परिवर्तन है तो वह समय का परिवर्तन देशांतर रेखाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी कटिबंध को ही अगर हम निरूपित करें तो यहाँ पर आपको मैंने निरूपित कर दिया है कि यहाँ पर जो आपका भूमध्य रेखा है इससे अगर सीधी रेखा खींची जाए तो 23.5 अंश उत्तर चाहे 23.5 अंश दक्षिण का जो भाग होता है, तो यह जो आपका भाग होगा वह 23.5 अंश तक का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय होगा, यानी कि 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण। ठीक है, तो 23.5 0 डिग्री से लेकर के, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आपका कर्क विस्तार है वो कहां तक है, तो कर्क विस्तार कहां तक हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 23.5 अंश दक्षिण तक उत्तर तक, और अगर आपका मकर विस्तार कहा जाए तो मकर विस्तार कहां तक होगा, तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 अंश दक्षिण तक होगा।
और इन दोनों क्षेत्रों में जो होता है वह क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि यहां पर होगा वर्ष भर गर्मी पड़ती रहेगी। तथा अब यहां पर होता क्या है कि अब हम लोग इस साइड में ये रहा आपका 3 के तीनों पोर्शन नॉर्थ और ये रहा 3 के तीनों पोर्शन साउथ। इसके बाद 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक विस्तार। ठीक है, तो 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण तक का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक विस्तार। ठीक है, और इस अंटार्कटिक विस्तार में हमारा क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध में यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु भी होती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु भी होती है। सेम कंडीशन वही होता है कि 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर तक का जो क्षेत्र होता है वहां पर भी आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, अब यहां पर शीतोष्ण कटिबंध होता है यानी कि यहां पर भी आपका जो क्षेत्र होगा वहां पर जो भी देश होंगे वहां पर ठंडी भी पड़ेगी और वहां पर गर्मी भी पड़ेगी। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे जाए तो 66.5 अंश उत्तर से 90 डिग्री तक या फिर 66.5 अंश दक्षिण से 90 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होगा उन क्षेत्र में हमेशा क्या पड़ेगी, शीत ऋतु पड़ेगी, क्योंकि यह जो आपका अंटार्कटिक और आर्कटिक का क्षेत्र है, यानी कि यह जो आपका आर्कटिक और ये जो आपका अंटार्कटिक क्षेत्र है यहाँ पर सदैव शीत ऋतु होती है और यहाँ पर के जो प्रदेश होते हैं या फिर क्षेत्र होते हैं वह वर्ष भर बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो हमारी यह जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के ऊपर जो 23.5 अंश का झुकाव होता है अपने अक्ष पर और 66.5 अंश का झुकाव जो अपने कक्ष पर होता है, उसी के आधार पर हमारे पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है और उसी ऋतु के परिवर्तन के ही आधार पर इसको हम लोग कहते हैं आनयत या फिर उसको हम लोग अनायत के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक तिथि है 21 मार्च और दूसरी तिथि है 23 सितंबर। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो आपका ध्यान आप लोग देंगे क्या कि जैसे हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का घूमना कैसे होता है कि जैसे अगर आप पृथ्वी को समझ लें तो यह पृथ्वी जैसे अगर यहाँ आपका सूर्य है तो वह कुछ इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे लिए कहा जाए कि हमारे पृथ्वी में कितनी गतियां होती है तो सामान्यतः लोग 2 प्रकार की गतियां होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परिभ्रमण के दौरान वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। लेकिन अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि पृथ्वी में एक तीसरी प्रकार की भी गति होगी और वही तीसरी प्रकार की जो गति है वह जिम्मेदार होती है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए, क्योंकि यदि पृथ्वी के अंदर ये जो तीसरी वाली गति है उसको हम लोग कहते हैं दोलन गति, और यह इसके अंदर अगर दोलन गति ना हो तो वह पृथ्वी दोलन की तरह घूमेगी ही नहीं, और जब तक वह दोलन के प्रकार से नहीं घूमेगी तब तक पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में मौसम के परिवर्तन का कोई खास प्रभाव नहीं रह जाएगा। उसी को हम लोग अनायत से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, लंबवत तो इन दोनों क्षेत्रों में वो पड़ता है, भूमध्य क्षेत्र में दोनों साइड में पड़ता है, 0 से 23.5, 0 से 23.5, उत्तर दक्षिण दोनों में। लेकिन जब भूमध्य रेखा की बात करें तो जो 2 तिथियां ऐसी हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जिस समय में सूर्य अपने झुकाव की दिशा को बदलता है, यानी कि एक समय ऐसा होगा कि सूर्य जो होगा वो घूमते हुए इधर जाएगा, फिर दूसरी बार जो सूर्य होगा वो घूमते हुए इधर आएगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जिन दोनों क्षेत्रों में उसको शीतोष्ण कटिबंध लाना है, यानी कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों लानी है। तो ऐसी कंडीशन में वो करता है क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो लंबवत पड़ता है, और यही 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथियां हैं जिनको हम लोग कहते क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को
दिन और रात बराबर होते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो पूरे विश्व में दिन और रात किन तिथियों के बराबर होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसमें क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसके कारण दिन और रात जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। ठीक है, जो आपका 21 मार्च है, इस 21 मार्च को हम लोग कहते हैं वसंत विषुव। ठीक है, और जो आपका 23 सितंबर है, इस 23 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शरद विषुव। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या कहते हैं? तो 21 मार्च को हम लोग कहते हैं वसंत विषुव, और जो 23 सितंबर है, उस 23 सितंबर को हम लोग कहते हैं शरद विषुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो होता है कि 21 जून, ठीक है, तो 21 जून को मैंने कहा ना, यहां से ये घूमते हुए भूमध्य रेखा से 21 मार्च से जो आपका सूर्य है वो यानी कि पृथ्वी है, उसका झुकाव उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य के अक्ष की ओर हो जाता है, और वह तिथि आती है आपके 21 जून को। और 21 जून को होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तरी आयनत। उत्तरी आयनत, ठीक है, और जब इसको हम लोग उत्तरी आयनत कहते हैं, तो इस उत्तरी आयनत में उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हो जाएगा और रात सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत है, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत होने पर दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। ठीक, तो जब आपका उत्तरी अनायत है, तो उत्तरी अनायत में आपका भारत कहाँ है? मैंने आपको पहले ही बताया, भारत कहाँ है? यहाँ है। यहाँ है मतलब आपका यह पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से जा रही है। तो यहाँ पर प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वह कौन सी तिथि है जब भारत में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है? तो यह वही तिथि है। कब? 21 जून को भारत में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी आयनत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला बात आ जाता है मकर रेखा के लिए, वह तिथि होती है आपका 22 दिसंबर। ठीक है, और इस 22 दिसंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी आयनत। दक्षिणी आयनत, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 22 दिसंबर को हम लोग दक्षिणी आयनत कहते हैं। और इस समय होता क्या है कि फिर से देखिए, सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का अंतर लगभग आ रहा है। तो इस 3 महीने के अंदर के दौरान यहां पर होगा क्या कि 3 महीने में 21 जून को आपके कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा हो जा रहा है और रात सबसे छोटी हो जा रही है। और यहाँ पर 3 महीने के अंतर के पश्चात होगा क्या कि यहाँ पर मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी, और इसकी ठीक विपरीत स्थिति जो होगी वह आपके उत्तरी गोलार्ध में होगी। यानी कि 22 दिसंबर के बारे में एक घटना और अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह ये हो जाएगा कि 22 दिसंबर वह तिथि है जब भारत में जो रातें होंगी वह सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा प्रभाव, यानी कि जो आपकी दक्षिण में जो घटना हो रही है, इस दक्षिण के होने वाली घटना का ठीक विपरीत प्रभाव जो होगा वो उत्तर में होगा, और जो उत्तर की घटना है उस उत्तर की घटना का ठीक विपरीत प्रभाव जो होगा वो आपका दक्षिण में होगा। ठीक है, तो यह जो आपका 22 दिसंबर है, इस 22 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया लगभग इसी मकर रेखा के करीब में पड़ता है। यानी कि उस दिन मकर रेखा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में आपका गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और
जब 21 जून होता है तो 21 जून में हमारे भारत में क्या होता है, गर्मी पड़ रही होती है, जून का महीना चल रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 21 जून को हमारे यहाँ भारत में गर्मी पड़ने लगती है और 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ने लगती है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, तो यह 0 डिग्री देशांतर भी हमारे भारत को दो भाग, विश्व पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। वह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है क्या, इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, ठीक है। अक्षांश क्या कर रहा था, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा था, देशांतर क्या है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। यहां पर से जो आपके वृत्त की संख्या बनती है, इनमें से 180 वृत्त जो होते हैं वह पूर्व की ओर और 180 वृत्त जो होते हैं वह आपके पश्चिम की ओर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसी समय पे अगर कहा दिया जाए तो कुल देशांतर की संख्या कितनी, तो कुल देशांतर की संख्या हो जाती है आपकी 360, ठीक है, यानी कि 180 पूरब और 180 पश्चिम, तो कुल देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 180 बराबर 360 हो जाएगी। यहां पर जो आपका दो देशांतर है, इन दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 111.32 किलोमीटर है। अक्षांशों के बीच का कितना था, 111.13 किलोमीटर, देशांतर के बीच का कितना है, 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र की बात करें तो दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। और दो देशांतरों के बीच के समय का अंतराल कितना होता है, तो दो देशांतरों के बीच के समय का अंतराल जो होता है वो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। कैसे, तो यहां पर आप देख लीजिएगा 24 घंटे, 24 घंटे में और 1 घंटे में कितने मिनट हो जाते हैं, तो 60 मिनट, तो 24 गुणित 60 बराबर एक दिन में कुल कितने मिनट हो जाते हैं, 1440 मिनट हो जाते हैं। तो 1440 मिनट और ये पूरी की पृथ्वी जो होती है देशांतर के सापेक्ष घूमती है, यानी कि देशांतर समय बताता है, आपकी तिथियों को बताता है। तो टोटल देशांतर कितने आपके 360, तो 440 बटा 360 कट करेंगे तो आपका 4 मिनट आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर होता क्या है कि दो देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का समय होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यह अगर हम इसको दो भागों में बांट दें तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका पार्ट है वह आपका ईस्टर्न पार्ट है और ये जो है आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक। तो अब यहां पर हम जब इसी को खोल करके दो भागों में बांट दिए, यानी कि जो पूरब है उसको इधर और पश्चिम जो है वो उसको इधर कर दिए, तो यही जो आपकी प्रधान देशांतर रेखा है यानी कि 0 डिग्री है, इसी को हम लोग कहते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान देशांतर के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और यह जो आपका 0 डिग्री देशांतर है वह पूरे पृथ्वी पर समय का निर्धारण करता है और यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका GMT है वो किस शहर से होकर के जाती है, तो GMT जो है वो आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है। तो 0 डिग्री देशांतर को GMT यानी कि प्रधान देशांतर के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 180 डिग्री जो है वो चाहे ईस्ट हो चाहे वो आपका वेस्ट हो, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, इन दोनों को हम लोग कहते हैं आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है। यानी कि यही वो रेखा है 180 डिग्री की जहां से हमारा तिथि निर्धारित किया जाता है, यानी कि अगर इससे एक दिन अगर हम इधर से होते हुए अगर हम इधर गए तो यहाँ पर भी ये ठीक वो रेखा होगी, इधर का दिन कुछ और यहाँ का दिन कुछ और हो सकता है, यानी कि यहाँ का तिथि कुछ और होगी और यहाँ का तिथि कुछ और हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो सकता है, कंटिन्यू नहीं हो सकता। मैक्सिमम अगर जो आपका तिथि का परिवर्तन है वो कितने समय तक के लिए हो सकता है, तो नियर अबाउट 4 मिनट तक के लिए हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। इसके बाद हम लोग
ईस्ट में आए तो हमने क्या कहा था कि हम यहाँ है मतलब ईस्ट में है। तो ईस्ट में का मतलब कि यहां से अगर हम देखें तो इसको अगर हम 0 डिग्री माने तो यहां से 0 से लेकर के 180 इधर 180 इधर के बीच में कई प्रकार की ये जो आपकी रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी रेखाएं खींची गई हैं तो इधर से 0 डिग्री से इधर जाने पर समय प्लस होगा और इधर जाने पर समय माइनस होगा, ठीक, क्लियर हो गई बात। यानी कि जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और जब 0 डिग्री देशांतर से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी का समय तो एक हो नहीं सकता, अलग अलग जगहों के क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों के समय जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 0 डिग्री देशांतर है तो यहाँ पर हमारे जो ईस्टर्न गोलार्ध है, इस ईस्टर्न गोलार्ध के 82.5 अंश के देशांतर पर हमारा भारत स्थित है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार काफी बड़ा है, लेकिन उसमें से भी अब पूरे भारत में अगर हम लोग कहें कि हमारे जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 1 घंटे 56 मिनट के बाद, लगभग 2 घंटे मान लिया जाता है उसे, गुजरात में सूर्योदय होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतराल कितना है, लगभग 2 घंटे का है। तो अब हमारे भारत देश की बात है तो अब देश में तो केवल एक ही समय होगा ना, कि अरुणाचल प्रदेश में कोई और समय होगा, गुजरात में कोई और समय होगा। भारत, ये सभी भारत के राज्य हैं, तो वहां पर भी सबका एक ही समय हो तो उसको मानक माना गया 82.5 अंश देशांतर को। तो जो आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है इसी को हम लोग कहते हैं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक रेखा या फिर भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। और यह जो आपका GMT है वह GMT से IST, मैंने क्या कहा कि जब हम ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, तो GMT से IST सदैव 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि हमारे यहाँ अगर ये समय हो रहा है तो लंदन में क्या समय हो रहा होगा, तो जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ समय हो रहा होगा उसमें से 5.5 घंटे घटा देंगे तो वही समय आपके लंदन में हो रहा होगा, ठीक है। तो GMT से IST सदैव क्या होता है कि 5.5 घंटे आगे होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 करके 180 तक अगर हम इनको बढ़ाते चले जाए, ठीक है, तो एक देशांतर के बीच का यानी कि अगर ये जो 2 देशांतर हैं इन 2 देशांतरों के बीच का जो समयांतराल है वो कितना है, 4 मिनट। तो घंटे का अंतराल कितने देशांतर पर होगा, तो 15 देशांतर पर जो होता है वह घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे 15 देशांतर बीतेगा वहां पर आपका घंटे का अंतराल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 × 4 = 60, ठीक। तो 15 देशांतर पर आपका 1 घंटा बदल जाता है, ठीक है। उसी का अगर या आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 82.5 अंश पर आपका क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे के करीब में आएगा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस अक्षांश और देशांतर को एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आप इनको जरूर देखें, क्योंकि यह एक बार में समझ में आने वाले नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके अक्षांश और देशांतर हैं इन सारे के सारे अक्षांश देशांतर को आप एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे तो आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि ये वीडियो कम से कम आप 2 बार देखेंगे, इससे एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे तो वह आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था, अक्सर ये आपके सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर यूपीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि ये आपके पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। तो वह प्रश्न पूछा गया था कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो वह है नॉर्वे।
और डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं। ये सब के सब बातें जो होती हैं वो आपके अक्षांश और देशांतर के ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।